गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाय, दिस इज संदीप फ्रॉम क्यूरी करो। बच्चों, मैं क्यूरी करो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष इंग्लिश व्याकरण, जिसको आप लोग इंग्लिश ग्रामर के नाम से जानते हैं, उसी क्लास को मैं बनाने के लिए यहाँ पर हूँ। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, पहले बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी होता है। चाहे इंग्लिश कहीं से भी स्टार्ट हो, चार चीज़ अहम होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस चार चीज़ों की अगर आपकी जानकारी हो गई तो आप किसी भी चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं, चाहे वो टेंस हो, पैसिव हो, मॉडल्स हो या नरेशन हो। एनी चैप्टर इफ यू वांट टू लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। तो आई विल स्टार्ट द क्लास फ्रॉम बेसिक क्लासेस। टुडे मैं आप लोग के समक्ष बेसिक क्लास के बारे में बता रहा हूँ। बेसिक क्लासेस में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए बच्चों, मैं जो भी इंग्लिश व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ, आपको इंग्लिश और हिंदी के माध्यम से पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखा जाए, चाहे इंग्लिश व्याकरण हो, हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण, सभी तीनों दूसरे से रिलेटेड है। और कहा गया है संस्कृत एक ऐसी साधन है जिसे सारे लैंग्वेज क्रिएट हुए हैं। चाहे वो आप उर्दू सीखिए, चाहे इंग्लिश सीखिए या हिंदी सीखिए, हर जगह संस्कृत से ही सब कुछ सीखते हैं। तो क्यों ना इंग्लिश को हिंदी माध्यम से सीखा जाए, क्योंकि मेरी वीडियो उन बच्चों को भी समझ में आएंगे जो बिहार बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं या ICSE। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल्स का PRO हूँ, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हूँ, और एज अ वाइस प्रिंसिपल अभी मैं काम भी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट मतलब होता है क्या है। अगर हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है कर्ता। देखिए बच्चों, सब्जेक्ट है क्या? वाक्य में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, गाय दूध देती है। दूध देने का काम कौन करती है? गाय। ऑब्वियसली गाय। शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। पढ़ाने का काम कौन करते हैं? शिक्षक। विद्यार्थी अंग्रेजी सीखता है। सीखने का काम कौन करता है? विद्यार्थी। ये सब्जेक्ट है। तो सिंपल आप याद करने का ट्रिक है दिमाग में, वाक्य में जो काम करता है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को SUB शॉर्ट में सकते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर याद रखेंगे, गाय दूध देती है। आप मन में सवाल कीजिएगा, दूध देने का काम कौन करते हैं? मतलब काम लगा कर पूछेगा, काम कौन करते हैं? तो आंसर मिलेगा गाय। तो गाय आपका सब्जेक्ट है। अगला बारी आता है आपका वर्ब का। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब किसे कहते हैं? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ट्रिक बता देते हैं वर्ब पहचानने का ट्रिक, उसके बाद डिफिनेशन की जाती है। जिसके अंत में ना लगा रहे, जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे खेलना, चिल्लाना, गाना, सोना, हंसना, बोलना, सब में ना लगा है, इसलिए इसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। अब डिफिनेशन क्या कहता है? जिस शब्द से किसी काम या करने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ाने का। अगर मैं डांस कर रहा हूँ तो एक्शन क्या हो रहा है? डांस करने का। अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, एक्शन क्या हो रहा है? तैरने का। अगर किसी को मैं मार रहा हूँ तो एक्शन क्या हो? मारने का। तो एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब का डेफिनेशन निकला, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर खेलना। देखिए बच्चों, यहाँ पे ना लगा हुआ है, आप समझ लीजिए वर्ब है। और खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। ठीक है।
अब देखिए वर्ब हमने समझ लिया। अब देखिए वर्ब को दो कैटेगराइज में बांटा गया है। वर्ब को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक को कहा गया है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरे को कहा गया है इंट्रांजिटिव वर्ब। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हिंदी के माध्यम से समझें, क्योंकि हिंदी व्याकरण में भी आपको पढ़ना है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव को सकर्मक क्यों कहते हैं? अगर इसको तोड़ के देखा जाए, सह प्लस कर्म, सह मतलब होता है साथ, अकर मतलब ऑब्जेक्ट। जो साथ में ऑब्जेक्ट ले तो उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और इसका पकड़ने का ट्रिक आपको बता देते हैं। जिस क्या या किसको का जवाब देने वाला ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? क्या या किसको का जवाब देने वाला, किसको का जवाब देने वाला आपको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। एग्जांपल, मैं किताब पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? किताब। तो किताब आपका हो गया, सॉरी, मैं क्या पढ़ता हूँ? तो किताब। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब मैं पढ़ा रहा था ना एक्चुअली, तो यहाँ देखिए जब क्या व्हाट का रिप्लाई देगा, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट का जो रिप्लाई देगा वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जो हुम मतलब किसी या किसको का जवाब देगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल देखिए, अगर हम कहते हैं आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले याद रखिए, अगर शुरुआत में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे कुछ भी अगर आता है तो वो सब्जेक्ट होता है। जनरली देखा गया सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आता है। एक सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होता है जनरली कि एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है पूरे सेंटेंस का, यही कहानी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब है, और मैं पूछा, मैं लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्वेश्चन करो क्या लिखता हूँ, कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा, लेटर लिखता हूँ। अगर सिर्फ मैं लिख दिया राइट मतलब लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। किताब लिखता हूँ, कहानी लिखता हूँ, गाना लिखता हूँ, नॉवेल लिखता हूँ, राइटिंग लिखता हूँ, कुछ ना कुछ रिप्लाई मिल रहा है। इट मीन्स ये वर्ब क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अब बात होती है कि इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। अ का मतलब होता है नेगेटिव आ जाता है, ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक, साथ में कर्म आने वाला, और अकर्मक का मतलब होता है इंट्रांजिटिव मतलब साथ में कर्म नहीं आएगा। अब एग्जांपल देखिए, लाफ, लाफ मतलब होता है हंसना। अब सवाल करेंगे क्या हंसता है, कुछ जवाब नहीं मिलेगा। स्विम, तैरना, स्विम मतलब होता है तैरना, क्या तैरता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब। तो कैसे पकड़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब को? मैंने बोला जब किसको का जवाब नहीं दिया, क्या किसको का रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो पकड़ेंगे कैसे? तब कौन लगाकर सवाल कीजिएगा, क्या कीजिएगा? कौन लगाकर क्रिया में सवाल कीजिएगा। कौन हंसता है, तब जवाब मिला, लड़का हंसता है, प्रियंका चोपड़ा हंसती है, कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा। ठीक है ना, आदित्य हंसता है ना। अब मैं लिखा था स्विम, तैरना, कौन तैरता है? ट्रेनर तैरता है, विद्यार्थी तैरता है, कौन का रिप्लाई मिलेगा? मतलब जो क्या, सबसे पहले मैंने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब का पहचान बताया, जो क्या या किसको का जवाब देगा उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, व्हाट का रिप्लाई देगा उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या पढ़ता है, नॉवेल पढ़ता है, क्या गाता है, गीत गाता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इंट्रांजिटिव का पकड़ने का ट्रिक, पहले किसको लगा के पूछेंगे, या क्या लगा के, क्या तैरता है, कौन किसको पढ़ाता है, कुछ नहीं जवाब मिल रहा है। तो हम लोग इंट्रांजिटिव पढ़ने का एक चीज और ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल आपको देते हैं, he teaches me English। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए क्या he teaches me, आई से मी बना है एक्चुअली। he teaches me English, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। तो ये आपका यहाँ पे भी, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये टीचर्स हो गया पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? तो अंग्रेजी जवाब मिल रहा है, तो टीचर्स क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब ना, क्योंकि साथ में ऑब्जेक्ट है। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, ही टीचर्स मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? तो अंग्रेजी। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया।
अब सवाल करो क्या का लगा दिए, अब किसी से पूछेंगे किसे पढ़ाता है, मुझे भी यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ दो ऑब्जेक्ट बच्चों, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या होता है इसके बारे में विशेष चर्चा आगे हम करेंगे। यहाँ मैं जल्दी बता रहा था आपको ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, फिर मैं फिर से बताना चाहूँगा बच्चों, जिस वर्ब से क्या लगाकर सवाल करेंगे, अगर रिप्लाई मिलता है क्या आया किसको का, तो वो क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का लाएगा। अगर क्या गया किसको का रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो वो इंट्रांजिटिव। अब यहाँ मैं बताना चाहूँगा, ये समझ में आ रहा है सर आपको? चलो ठीक है। अब देखिए घर में ही आपको वर्ब फॉर्म पढ़ना होता है। एनीवन हु नोज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स? I think 5 sir. यस गुड। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों में बताने जा रहा हूँ कि वर्ब के फॉर्म 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? वर्ब फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स का मतलब होता है क्रिया का रूप। तो दे आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स। देखिए बिहार बोर्ड के बच्चों को जनरली ये समझ में आता है, V1 समझ में आता है, V1, V2, V3, V4 और V5। पहले मैं सिंपल बता देता हूँ, उसके बाद आपको रियल बताता हूँ क्या है इसके पीछे। V1 जो है जनरली आप इसको प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट टेंस इसको में इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिए बच्चों, V1 जो होता है अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होता है, हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से अधिक के इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल फॉर्म में होता है। और V2 को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस में, सिर्फ ये पास्ट टेंस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसे याद रखिएगा, इसके साथ सिंगल सब्जेक्ट हो या प्लूरल दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। V3 का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और V4 बनता कैसे है? तो V1 में हम लोग ING लगा देते हैं, मतलब जहाँ भी यहाँ मान लो राइट होता लिखना, अब मैंने बताया था जिसके अंत में ना लगा होता है वो आपका वर्ब होता है ना। तो राइट होता लिखना। V2 आपको याद रखना पड़ेगा, V2 होता है रोट और V3 होता है आपका रिटेन। जनरली क्या होता है, तीन ही वर्ब फॉर्म किताब में दिए होते हैं, बहुत सारे किताबों में। इवन आप CBSE जितने भी क्लास स्टैंडर्ड का देख लीजिए, ये तीन ही फॉर्म देता है। बच्चे को V4 V5 दिमाग में रहता है नहीं। रीज़न है नहीं देने का वजह ये है कि V4 जो है हम लोग गेट कर सकते हैं V1 से। V1 में क्या लगाना है? ING। थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, ई कन्वर्ट हट जाता है और इसकी जगह ING लग जाता है, राइटिंग। और V5 क्या होता है, V1 में ही S या ES लगा देते हैं तो वो आपका V5 बन जाता है, ये हो जाएगा आपका राइट। अब ये बच्चे हम बताना चाहेंगे, प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट यूज होता है, और ये V5 क्या होता है? प्रेजेंट यूज होता है। दोनों में अंतर क्या है? V1 जो होता है प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, और V5 जो होता है आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक के लिए इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। तो राइटिंग राइट्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे V2, याद रखिएगा सिर्फ पास्ट टेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, ओनली पास्ट टेंस। पढ़े ना, राम किल्ड रावणा। What is the difference between past tense and past participle? V2 and V3. यस, देखिए सबसे पहले तो ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल हुआ, ठीक है, Past tense तो समझ ठीक है। V3 वर्ब थर्ड का फॉर पढ़िए, हम लोग पढ़ेंगे जब टेंस पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। अब पूरे पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। एक चैप्टर पढ़ना है आपको, फाइनाइट और इन नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें दिया हुआ है नॉन फाइनाइट, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। आप पार्टिसिपल के अंतर्गत इस चैप्टर को पढ़िएगा। तो यहाँ पे अंतर ये है, ये तो वर्ब फॉर्म के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल जब हम टेंस में करेंगे तो एज ए वर्ब काम करेगा। ये चैप्टर पढ़ना है पार्टिसिपल, जिसमें ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। कब करेगा? जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर होगा, क्योंकि एक ही चैप्टर में सब मिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये भी जानना चाहेंगे V4 जो है ING यहाँ वर्ब फॉर्म के रूप में जो है जब सेंटेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन V4 कभी कभी एडजेक्टिव नाउन का भी एक्ट करता है। आप पढ़े होंगे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ वर्ब है ना, मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है जनरली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
और वर्ब के पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ इसके पहले सब्जेक्ट रूप में यहाँ इस्तेमाल हुआ, न कि वर्ब के रूप। वर्ब के पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। और ये कैसा सब्जेक्ट है? तो जेरेंडियल बोलते हैं, जेरेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जेने एक चैप्टर जिसमें आपको पढ़ना है इसका। जेरेंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी, और ये क्या काम करता है? नाउन की तरह एक्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग जेरेंडियल नाउन के नाम से भी जानते हैं। बेसिक चीज़ें बाद में देखा जाएगा, और चीज़ें डेप्थ है, बहुत सारा डेप्थ है। ग्रामर एक ऐसी शास्त्र है जिसको गहराई तक जाने के लिए आपको बहुत डेप्थ नॉलेज आना पड़ेगा, और ये आएगा कैसे क्रिएट होगा? बहुत पढ़ने से, पढ़ाने से बहुत चीज़ें सीखते हैं। सारे चीज़ किताब में आपको मिलेंगे नहीं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि बिना गुरु, कहते हैं ना, बिना गुरु ज्ञान नहीं, वही चीज़ है यहाँ। और बिन किताब का ज्ञान नहीं। बहुत सारी ऐसी किताब हैं जो किसी के नज़र में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्ब फॉर्म। क्लियर हो गया होगा? क्या है, कोई दिक्कत? अब बारी आती है, मैंने वर्ब बताया, वर्ब के दो काइंड्स भी बता दिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। लिसन, एनी प्रॉब्लम? प्लीज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी हमको बताया आपको वर्ब को, यहाँ वर्ब फॉर्म 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4। देखिए और याद रखिएगा, ये जो V1 होता है इसको रूट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। रूट का मतलब होता है जड़। जिस तरह आम का पेड़ है तो उसका रूट होगा, उसके बाद ही ट्रंक बनेगा, तब ब्रांचेस निकलेंगे। मतलब इसी के वजह से ये सब क्रिएट हुए, V2, V3, V4, V5। दैट्स व्हाई आई एम टोल्ड यू यहाँ जो V4 बना कैसे? तो V1 में आईएनजी लगाने से बन गया, और V5 बना कैसे? तो V1 में एस या ES लगाने से हमारा ये V5। V5 हमेशा प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे चलें। अब अगला पॉइंट है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। आखिर ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, यस, ऑक्सिलरी। ओके, ये हिंदी में इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक। सहायक का मतलब होता है जैसे ड्राइवर हुआ लोको पायलट, एक असिस्टेंट लोको पायलट होता है, तो उसका सहायक है, मतलब उसके जगह पे वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब पहले समझेंगे हम लोग, डिफिनेशन बाद में। सबसे पहले ये समझना कि ऑक्सिलरी वर्ब में आता क्या क्या चीज़। पहले जान लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसका एक नाम और है, इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग होता क्या है? डिफिनेशन ये बोलता है, इट हेल्प द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की सहायता करती है। सर मेन वर्ब क्या होता है? तो मैंने बताया जिसके अंत में ना लगा होता है वो वर्ब होता है ना, वही मेन वर्ब है। लिखना, गाना, सोना, हंसना, बोलना, इसका मैंने वर्ब फॉर्म 5 बताया। राइट का राइट, रोटेट एंड राइटिंग राइट्स। लिसन, ध्यान दीजिए। तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअली होते कितने हैं? तो याद रखिए, देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स। टोटल कितने ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं? 24। कौन सा? देखिए इच का याद करेंगे, ठीक बता रहे हैं। इच का तीनों फॉर्म बताएंगे, इज, एम, आर। वाज का सिंगुलर पूरा बता दीजिएगा, वाज, वर्ब। हैज का तीनों फॉर्म बताइए, हैज, हैव, हैड। डू का सारा फॉर्म बता दीजिए, डू, डज, डिड। विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, कैन का पास्ट कुड, मे का माइट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, मस्ट, ऑट टू, इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। Is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, will, would, shall, should, can, could, may, might, used to, need, dare, must, ought to is called auxiliary verb. यहाँ से पहले मैं लिख देना हूँ कि आपका is हो गया, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, will, would, shall, should, can, could, may, might, used to, need, dare, must और ought is called auxiliary. टोटल्स आपके 24 ऑक्सिलरी होंगे। शॉर्ट में AUS लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी में से 13 मॉडल वर्ब्स हैं। यहाँ से लिखते हैं विल से, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू,
नीड डेयर मस्ट ऑफ टू इज, ये सब क्या कहलाएगा, कितना दूर तक आपका मॉडल्स है। इसकी संख्या कितनी होती है, 30। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, मस्ट, ऑफ, दे आर 13 मॉडल्स। ठीक है, अब मैंने इसका नाम आपके ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग में क्यों कहा, आप देखिए। आई एम लर्निंग इंग्लिश, एक्चुअली लर्न से ही लर्निंग बना, लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कैसे हुआ या हेल्पिंग वर्ब कैसे हुआ, इट हेल्प्स द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की सहायता करके सेंटेंस बनाना, दैट्स व्हाई कॉल्ड ऑक्सिलरी। और इससे हमें प्रॉपर सेंटेंस समझ में आ रहा है। वो तो है नहीं, वो दूसरी चीज़ है, ये भी तो है, आई एम ए बॉय, ये भी तो एक सेंटेंस है, मैं एक लड़का हूँ। लेकिन यहाँ एम के बाद कोई वर्ब है नहीं, तो ये फुल वर्ब या मेन वर्ब कहलाएगा, ये फुल वर्ब या मेन वर्ब कहलाएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद एक वर्ब नहीं है, सहायता नहीं कर रहा सेंटेंस बनाने के लिए। क्योंकि वहाँ पर उस सेंटेंस को अकेले वर्ब इसलिए वो मेन वर्ब कहलाएगा। ऐसा कुछ नहीं, इसके साथ अगर कोई वर्ब अगर आता है तब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम है, सहायता के लिए चाहिए ना। आई एम अ बॉय में हाँ, यहाँ पे एक ही वर्ब है। एक ही वर्ब है, इसीलिए वो मेन वर्ब का जगह ले लिया। लेकिन आई एम लर्निंग इंग्लिश में लर्निंग मेन वर्ब है, इसीलिए उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी बोलते हैं। नहीं, ये आपका मेन वर्ब ये हुआ, और मैं ये भी तो वही बोल रहा हेल्प था। द मेन वर्ब, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। सेंटेंस को बनाने में ये मदद करता है। हाँ, हाँ, वही चीज़। ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग चलेंगे, हाँ, यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन आस्क। ओके सर फिर इसका आप यूजेस भी पढ़ाएंगे ना नेक्स्ट क्लास में? हाँ हाँ जरूर। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए कि बच्चे इसलिए फंसते हैं, इतना तो पहचान में भी नहीं आता क्या है। आज ऐसा बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको, और आगे भी बताने वाला हूँ कि आपको इंग्लिश का कोई भी ग्रामर से चैप्टर, कुछ ऐसे टॉपिक भी मैं छेड़ सर दूँ। बात ये है ना कि बच्चे को क्या है ना, आपके जो ट्रेंड है ना, उनको सबको टैबलेट चाहिए, ठीक है, और मुझे पढ़ाई टैबलेट है नहीं। ठीक है, मेरे पास सब कुछ है सर। मेरे पास टैबलेट भी है। हाँ, सब कुछ है। विदाउट टेंस पढ़ाए आपको बताना सिखाते हैं टेंस कैसे सही बनता है। 13 बेसिक वर्ब पढ़ा है, वो सारा प्रेजेंट टेंस का था ना। ऐसा कर रहा हूँ, कौन सा बात कर रहा हूँ? अभी आपने 13 लिखा था ना। 13 ये मैंने बताया, इसे तो बढ़ेगा 5 बिल का वुड, शैल का शुड। अभी मैंने बताया ऑलरेडी, जो बच्चे यू की जगह खड़ा कर दो तो अभी में होता क्या है, बस फटाफट बोल देगा। बच्चे टिपल लिटिल स्टार याद कर लेता है, इसको भी याद कर लेगा। दिमाग में उसको बैठाना है पहले, ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, देखते ही बोलते कि हाँ ये ऑक्सिलरी वर्ब है। बच्चे कितना मॉडल्स कितने होते हैं बताओ, बता देगा। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, नीड, डेयर, मस्ट, ऑफ, इज, कॉल्ड, मॉडल। अब क्या यूजेस है, जब पढ़ेगा तब ना बताएगा बच्चे। ठीक है। आगे देखिए छोटा सा, ओनली आई विल टेक 1 मिनट बिकॉज एक सिर्फ टॉपिक रह गया है ऑब्जेक्ट, देन आई विल। अगला है पॉइंट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं, ठीक है। इसका भी एक ट्रिक बताते हैं आपको। क्या या किसको का जवाब देने वाला ऑब्जेक्ट होता है, क्या या किसको का जो जवाब देगा वो ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, I write a letter. I write a letter. मैं एक पत्र लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? लेटर। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट को भी दो काइंड में बांटा गया। There are 2 types of ऑब्जेक्ट। एक को कहा गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे को कहा गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो व्हाट का रिप्लाई देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो whom का जवाब देगा किसे या किसको का, उसे मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम ने रावण को मारा, whom किसको मारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रावण हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, कृष्णा killed a snake with a stick. With a stick. देखिए, कृष्ण killed a snake with a stick. कृष्ण ने एक सांप को डंडे से मारा। यहाँ B2 है, ये पास्ट है। क्या मारा? सांप। तो ये सांप हो गया आपका डायरेक्ट हो गया। किसको मारा? होम। नहीं गलत हो गया ना, Yeah, इनडायरेक्ट sorry. इनडायरेक्ट है ना इसमें। एक्चुअली हम कुछ और, सॉरी फॉर दैट।
एग्जाम्पल दे रहा था इसलिए यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शिक्षक मुझे किताब पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? किताब आपका हो गया डायरेक्ट हो गया। किसे पढ़ाते हैं? मुझे। तो जितने भी आई का मीन आपको जब एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे तो आई का मीन होता है ये नॉमिनेटिव केस, इसको आप सब्जेक्ट समझ सकते हैं फर्दर के लिए, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म। ये इसकी चार है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, है ना, पॉसेसिव केस, एक और पढ़ना है वोकेटिव केस, उसको लोग बहुत कम बच्चे जानते हैं। फिर उतना ही नेगेटिव सिंपल बता रहे हैं कि आई का वी ऑब्जेक्ट हो गया, तो वी का क्या हो गया? अस, इसके आपको एक्टिव पैसिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू का यू ही रह जाता है, ही का हिम होगा, शी का हर होगा, इट का इट ही रह जाएगा, और दे का देगा। इधर का जितने भी मैंने इसको ऑब्जेक्ट जो लिखे हैं इसको ऑब्जेक्टिव केस समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स कर्म कारक, सब्जेक्टिव केस इसको आप कर्ता कारक समझ सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जितने भी जो दिख रहे हैं इस फॉर्म में हम लोग क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ये एग्जांपल होगा। जैसे सर taught me English, ये UGST सॉरी, सर taught me English, सर ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? अंग्रेजी हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाई? मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। और याद रखिएगा जब हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे ये दोनों तरह से चेंज होने का हम लोग सीखेंगे, क्योंकि दोनों की कमांड होनी चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ये क्लास 10th और 12th के बच्चों को इसी में फंसाते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज इसी में देते हैं, कंफ्यूजन तो नॉर्मल सा बता रहे थे आपको। तो ये आपके मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जो किसी भी सेंटेंस के लिए अति आवश्यक है। छोटा सा एक टॉपिक लेंगे, ज़्यादा नहीं। आई विल टेक ओनली 2 मिनट्स नाउ। ऐसे किसी भी सेंटेंस के लिए चाहे वो आप टेंस पढ़िए, एक्टिव पैसिव पढ़िए, मॉडल्स पढ़िए, नरेशन पढ़िए, सफिशिएंट है जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताया। ये बेसिक फंडा है। और एक छोटा सा टॉपिक उठाना हूँ मैं जिसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। एडजेक्टिव पहचाना सिखा रहे हैं, ये पहचानने के लिए बता रहे हैं। डिफिनेशन हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे हर चीज़ बारीकी से। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण, और उसका ट्रिक है पकड़ने का, जो कैसा का जवाब देगा उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। किसी की विशेषता बताएं। नहीं सिंपल, कैसा का जो रिप्लाई दे देगा वही एडजेक्टिव। कैसा का जो रिप्लाई देगा वो एडजेक्टिव। एग्जांपल, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? रौनक। रौनक। रौनक नटखट बच्चा है। कैसा बच्चा है? नटखट से यूज होता है नॉटी। नटखट नहीं सर, तो नॉटी आपका एडजेक्टिव होगा। नटखट है सर। सूरदास अंधे थे। कैसा था? अंधा इस क्या होता है? ब्लाइंड। सूरदास इज अ ब्लाइंड पर्सन। आगे देखा जाए, सचिन अच्छा खिलाड़ी है। कैसा है? सचिन इज अ गुड प्लेयर। नो नो, कैसा है? सिर्फ अच्छा जवाब है। अच्छा। अच्छा का मतलब होता है गुड। ये आपका ट्रिक हो गया पकड़ने का। डिफिनेशन जानते हैं, बचपन से पढ़ाते आया जा रहा है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और इसी में एडजेक्टिव से ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन आया है। क्या आया है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मतलब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ना है। आप लोग क्लास 10 के सिलेबस में पढ़े हुए सीबीएसई बच्चे 5 से शुरू हो जाते हैं, 4 5 से। डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना क्या है? तो एक्चुअली क्या है, डिग्रीज को हिंदी में विशेष अवस्था बोलते हैं। क्या होते हैं? अवस्था। तो एडजेक्टिव के 3 अवस्थाएं होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री। क्या होता है? शॉर्ट में दे रहा हूँ मैं, पॉजिटिव। बच्चों मैं फिर से बताना चाहूँगा, एडजेक्टिव में अब ये बताया मैंने कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो जो कैसा का जवाब देगा उसे एडजेक्टिव कहते हैं। सूरदास अंधा था। कैसा था? तो अंधा था, है ना। अब देखो, शिया शर्मिली थी। कैसी थी? शर्मिली। शर्मिली का यूज होता है शाय। ये भी एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के अंतर्गत ही हम लोग क्या एडजेक्टिव से डिग्री ऑफ कंपैरिजन आया है, और इसको हिंदी बोलते हैं अवस्था। एडजेक्टिव के 3 अवस्थाएं होते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे हम।
कंपेरेटिव बनता कैसे है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में आर या ई आर लगा देंगे तो वो कंपेरेटिव हो जाता है, और पॉजिटिव डिग्री में जब हम एस टी या ई एस टी लगा देते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। और याद रखिएगा सेंटेंस में जब दिखेगा कंपेरेटिव जिसके पास 100% देन का प्रयोग रहेगा, अगर आप इस सेंटेंस में अगर आप क्लास 10th हो 12th हो जब भी देखिए देन लिखा हुआ है तो पक्का कंफर्म है कि यहाँ पे आर या ई आर वाला कंपेरेटिव डिग्री ही जाएगा। तीसरा चीज सुपरलेटिव डिग्री के साथ इसके से पहले क्या लगेगा, हमेशा द लगा रहेगा। कभी भी सेंटेंस में जब आर्टिकल आप भरिएगा याद कीजिए, एस टी एस लिखा रहेगा, आंख बंद करके द लगेगा, आपका 100 में 100% सही हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए टॉल है, जैसा कंपेरेटिव क्या बन गया, टॉलर, सुपरलेटिव क्या बन गया, टॉलेस्ट। अब बच्चों देखिए सिलेबल क्या होता है, सिलेबल होता है बोले जाने वाले उच्चारण को बोलते हैं सिलेबल। सिलेबल भी कई एक प्रकार के होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई। मोनो सिलेबल, डाई सिलेबल, ट्राई सिलेबल। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। सबको भूल जाइए, एकदम बेसिक चीज आपको बताते हैं। किसी वर्ड को उच्चारण कर रहे हो वो एक फ्लो में निकल जाए, उसके साथ आपको आर या ई लगाना है कंपेरेटिव के लिए, और सुपरलेटिव के लिए एस टी या ई एस टी लगाना है। फ्लो का मतलब देखिए टॉल बोल रहे हैं, एक बार निकलिए टॉल, लेकिन बोलिए कंफर्टेबल, देखिए ब्रेकअप हो रहा है ना, उतार चढ़ाव इको टाइप का हो रहा है ना, कंफर्टेबल। आप देखिए कंफर्टेबल हो रहा है ना, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ये हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, हाँ। जैसे इको होता है ना वाइब्रेट का। हाँ। तो जब भी एक से अधिक बार जब होना शुरू हो जाए तो इसके लिए मोड लगाओगे, क्या लगाओगे, सेम वर्ड रहेगा खाली आगे मोड लगा देना, मोर कंफर्टेबल। ये आपका हो गया कंपेरेटिव, और सुपरलेटिव हो गया मोस्ट कंफर्ट, मोस्ट लगा देना। फिर इसमें भी सर वही लगेगा द मोस्ट कंफर्टेबल। हाँ, इसमें द लगेगा, सेंटेंस जब चलेगा तो द most सब में रहेगा, और इसमें क्या देन लगेगा, Then। है ना। क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हाँ, then लगेगा। अब जब एक फिगर बता रहा हूँ, मान लो ये टॉल है, लंबा लड़का है, ये पॉजिटिव कहलाएगा, इससे ये लंबा है। कंपेरेटिव जो कंपेयर का मतलब था दो बीच की तुलना हाँ। करना, तो ये टॉलर हो गया इससे, और ये तीनों से दोनों से बड़ा है, तो ये हो गया टॉलेस्ट, ये हो गया सुपरलेटिव। क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव होगा, ये कंपेरेटिव हो गया, सुपरलेटिव। अब सेंटेंस में आपको समझाते हैं कि पॉजिटिव क्यों करते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं, पहली बात कंपेरेटिव पॉजिटिव डिग्री का पहचान है कि सेंटेंस जब लिखा जाएगा तो एज और एज के बीच में पॉजिटिव का इस्तेमाल करेगा। जैसे सीता इज एज गुड एज गीता। देखिए इसका मतलब होता है, एज मतलब इतना, इसका इस एज का मतलब इतना। सीता इतना अच्छी है जितना की गीता अच्छी है। तो बताओ क्या दोनों में कंपैरिजन है? नहीं, इक्वल Same है। इक्वल। आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू, मैं उतना ही बुद्धिमान हूँ जितना कि तुम। मतलब दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है, इक्वलिटी से करें। इक्वलिटी स्पीशीज, इसलिए ये पॉजिटिव में लिखेगा। और ये पहचान है 11th-12th के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। आप एग्जाम में जब एज और एज के बीच भरना होगा कौन सा एडजेक्टिव जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।